है। सबसे पहला चैप्टर जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था डेमो क्लासेस में, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि जो हम फिजिक्स के अंतर्गत बात करने वाले हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है जी, लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि। इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, ये हमारे पास क्या चीजें हैं। भौतिक राशि हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है। तो देखिए, जिस भी राशि को, जो भी आपके पास राशि है, जो भी आपके पास क्वांटिटी है, यदि आप उसे मीजर कर सकते हैं, उसे आप मीजर कर सकते हैं, या जो भौतिकी के या फिजिक्स के नियमों के द्वारा जिसे आप समझा सकते हैं कि ये घटना कैसे घटित हुई। जैसे यदि आप देखें कि बारिश होती है, बारिश हो रही है, तो बारिश कैसे हो रही है, क्या हो रही है, बिजली चमक रही है। ठीक है, जो बिजली चमकती है, बिजली कैसे चमकती है, यदि ये घटनाएं हैं और इन घटनाओं को हम फिजिक्स के नियमों की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को हम समझा सकते हैं कि ये घटना कैसे हुई। जैसे ओलावृष्टि होती है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, कहीं पर बर्फबारी होती है, इन सभी घटनाओं को हम समझा सकते हैं, फिजिक्स के नियमों की सहायता से हम इन्हें समझा सकते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं होंगी, ये घटनाएं हमारी क्या कहलाएंगी, फिजिकल घटनाएं कहलाएंगी, है ना, ये हमारी भौतिक घटनाएं कहलाएगी। अब इन घटनाओं को हम कुछ नियमों की सहायता से या कुछ राशियों की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, कुछ राशियों की सहायता से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कहीं पर यदि भूकंप आया, तो हम उसे फिजिक्स की सहायता से बता सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, कितना हमारा नुकसान होगा, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग कितना भूकंप सहन कर सकती है। तो हम कुछ क्वांटिटीज की सहायता से, कुछ राशियों की सहायता से हम चीजों को, घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो भी घटनाएं या जो भी हमारे पास राशियां होंगी, ये हमारी क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जैसे यदि फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सारी हमारी क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखो कुछ और घटनाएं भी होती है प्रकृति में जिन्हें हम किसी भी भौतिक राशि के द्वारा नहीं समझा सकते। आप बताइए कि जैसे आपको किसी चीज की खुशी हो रही है, ठीक है जी, आपको किसी चीज की खुशी हो रही है, क्या आप इसको फिजिक्स की सहायता से समझा सकते हैं कि मुझे 2 न्यूटन की खुशी हुई, मुझे 4 डाइन की खुशी हुई। अब यदि आपको किसी चीज का दुख है, तो आप ये नहीं बता सकते फिजिक्स की सहायता से कि मुझे 4 न्यूटन का दुख हो रहा है। तो ये चीजें फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आएंगी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में हमारे पास चीज क्या है, हमने कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाई हैं। ठीक है जी, कुछ स्टैंडर्ड हमने फिजिकल क्वांटिटीज बनाई हैं, उन्हीं से हम क्या करते हैं, चीजों को हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम उनको बताते हैं कि ये चीजें हमारे पास क्या होगी। ठीक है, ये चीजें हमारे पास क्या होगी। अब देखो, यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करना है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि व्यक्त करना है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। आपको मिनिमम 2 चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला, आपके पास उस राशि का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, हिंदी में इसको कहेंगे परिमाण होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए, उसे व्यक्त करने के लिए आपके पास एक यूनिट होना चाहिए, उसे व्यक्त करने के लिए आपके पास एक यूनिट होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों चीजें हैं, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए यदि ये दोनों चीजें हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे यदि हम लंबाई की बात करें, ठीक है, सपोज हम लंबाई की यदि बात करते हैं, तो लंबाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई है या 5 मीटर लंबाई है, 5 फुट मेरे पास किसी की लंबाई है, 5 फुट यदि लंबाई है, तो यहाँ पर जो आपके पास 5 है, जो आंकिक संख्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है जी, जो न्यूमेरिक, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और ये जो यहाँ पे हमने फुट लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका यूनिट कहलाएगा या इसका मात्रक कहलाएगा। तो 2 चीजें यदि आपके पास है, मैग्नीट्यूड और साथ में आपके पास उसका यदि यूनिट है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशि
है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होगी, एक मैग्नीट्यूड की और एक यूनिट की। यहां तक की चीजें क्लियर। फिर इसकी हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, डन। चलिए आगे की चीजें और देखते हैं, थोड़ी सी और आगे की चीजें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, यूनिट को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यदि कभी आपसे इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछे, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट जो मात्रक है इनके बीच का रिलेशन, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है बेटा, हमेशा इनवर्स का रिलेशन होता है, हमेशा इनवर्स का रिलेशन होता है। अब हम थोड़ा सा रिलेशन पे देख लेते हैं कि इनवर्स क्या होता है और प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखो रिलेशन हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, कहीं पर भी यदि हम रिलेशन की बात करें तो एक हमारे पास हो सकता है प्रोपोर्शनल और एक हमारे पास हो सकता है इनवर्स का रिलेशन। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम समानुपात का रिलेशन, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन। ठीक है, देखिए इनको समझने की कोशिश कीजिए। समानुपात का रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमें थ्योरी लिखना नहीं है। ए समानुपाती बी हम लिखते हैं, कहीं पर भी आप ए समानुपाती बी लिखते हैं, ठीक है जी, ए समानुपाती बी लिखते हैं, या सपोज आप यदि कहीं पर ए इक्वल टू बी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इन रिलेशन का यदि आप इसको देखोगे तो ये एक सीधे रेखा के द्वारा रिलेशन हम इसको समझा सकते हैं कि बिल्कुल सीधे आ रहा है। ये यदि अंश की स्थिति में है तो ये भी अंश की स्थिति में है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों पोजीशन में है। इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम कहेंगे समानुपात का रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ए की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी, ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों कैसी है, बराबर है। जैसे ए में यदि आपने 100 बढ़ा दिया तो बी में भी आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा, साथ में दोनों में आपको 100 इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन क्या रहेगा, इक्वल रह पाएगा। यदि आपने ए में 100 बढ़ा दिया, बी में 100 नहीं बढ़ा, तो रिलेशन आपका कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं समानुपात का रिलेशन। इसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी यदि बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी हमेशा बढ़ेगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है, सेकंड जो रिलेशन होता है जिसको हम व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन कहते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/b करके। ठीक है, अब इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए समानुपाती 1/b, या आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/b, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, इस रिलेशन का यदि आप मतलब देखेंगे तो इसमें जब भी ए की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू स्वाभाविकता क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक वैल्यू यदि बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू हमेशा घटेगी, एक वैल्यू के मान में यदि वृद्धि होगी तो दूसरे के मान में कमी होगी। ए यदि डिक्रीज होगा तो बी हमेशा इंक्रीज होगा। ये दो प्रकार के रिलेशन आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे, इनवर्स वाला रिलेशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है जी, दोनों रिलेशन क्लियर हुए। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट जो रिलेशन बनेगा, दोनों यदि न्यूमरेटर की पोजीशन पे है तो क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। और यदि इनवर्स का रिलेशन है, देख लो आप सीधा यहाँ पर यदि आप एरो बनाना चाहोगे दोनों के दोनों सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी ये कुछ इनवर्स वाली बनेगी। ठीक है, आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, ए टू बी में आप रिलेशन जा रहे हो। इस कंडीशन में जब भी इनवर्स का रिलेशन होगा, जब भी व्युत्क्रमानुपाती वाला आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, एक चीज यदि बढ़ेगी तो दूसरी चीज हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, चीज क्लियर हुई। अतुल रिलेशन, ठीक है, देखो रिलेशन क्या है, ए बराबर बी है,
तो ये दोनों कैसे हैं, समानुपात। यदि समानुपात का रिलेशन है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, और यदि व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन है, एक वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो दूसरी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। क्लास स्टार्ट हो गई थी बेटा 8 बजे। चलिए अब यहां पे समझिए, रिलेशन ध्यान रहेंगे, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी रिलेशन आए प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो n जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, मात्रक के सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में यदि लिखें तो ये क्या बनेगा बेटा, कि जो परिमाण होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मात्रक के। परिमाण जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जब परिमाण बढ़ेगा तो मात्रक आपका छोटा होते जाएगा, जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मात्रक आपका डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास 100 मिलीमीटर है, 100 आपके पास मिलीमीटर है, आप इसको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए आपके पास 1000 ऑफ है, 1000 ऑफ मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं, इसी को आप 1 मीटर लिख सकते हैं, और आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.001 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो देखिए ये चार हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, यहाँ पे देखिए 1000 ऑफ है, यहाँ पे वैल्यू एक डिक्रीज हो गई। सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये मान तो बराबर बताती हैं आपको, सारी वैल्यू को जब आप ड्रॉ करोगे तो सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, सेम लेंथ की लाइन बनेगी। लेकिन देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना था, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी थी, 1000, तो यूनिट आपके पास क्या थी, मिलीमीटर। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास क्या थी, 100, तो यूनिट आपके पास क्या थी, सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर पे पहुंच गए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे पहुंच गए, यूनिट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यूनिट जो थी, आपने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आप चले गए। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चले गए तो देखिए यूनिट को आपने बढ़ा दिया, तो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या हो गई, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। न्यूमेरिक वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज यदि बढ़ रही है तो दूसरी आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर यदि आप न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे 1 बची, यूनिट आपकी मीटर हो गई। इन दोनों के बीच में भी आप देखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई, यूनिट आपकी इंक्रीज हो गई। एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक चीज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो दूसरी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मैग्नीट्यूड और यूनिट है इनके बीच में रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, इनवर्स का रिलेशन बनेगा, इनवर्स का रिलेशन बनेगा। अब ये जो कन्वर्जन आप यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं उनके लिए। तो देखिए कन्वर्जन के लिए जब भी आपको यूनिट्स चेंज करनी होती है, यूनिट को आपको चेंज करना होता है, यूनिट को आपको बदलना होता है, तब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं, देखो भाई, यदि आप किसी लार्ज यूनिट से किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, स्मॉल में यदि आप जा रहे हैं, छोटी यूनिट में यदि आप कभी भी कन्वर्ट करना चाहें, बड़ी यूनिट को जब आपको छोटी यूनिट में करना होगा तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यदि आप कभी स्मॉल यूनिट से, छोटी यूनिट से यदि आप कभी बड़ी यूनिट में जाना चाहते हैं, लार्ज यूनिट में यदि आप जाना चाहते हैं, तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि आपको 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो देखिए किलोमीटर से मीटर में हमें जाना है, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, मीटर आपके पास छोटी यूनिट है, क्योंकि किलो का मतलब ही होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 या 1000 इसका मतलब होता है।
ठीक है जी। तो 1000 मीटर से आप इधर जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आप किलो की वैल्यू रख देंगे 1000, तो ये आपके पास काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप 100 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन कितना होता है, सेंटी का मतलब ही होता है बेटा 100, सेंटी का मतलब क्या होता है 100। है तो बेटा ये जितेंद्र जी, इसमें वही बच्चे हैं जो ग्रुप में ऐड थे। अभी और वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 100 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब आप 100/100 करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10 किलोमीटर, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी को छोटी में लेके जाना, मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्मॉल यूनिट को बड़ी यूनिट में लेके जाना है, आपको डिवाइड करना होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार कमेंट कर दीजिए ये चीजें आपको क्लियर हुई, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, टाइप देखते हैं, प्रकार। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी। इनके हम प्रकारों को देखना चाहते हैं कि ये कितने टाइप्स के हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला जो आपका टाइप है, जो पहला आपका टाइप है, ये होता है अनुपातिक राशियां, रेशियो या अनुपात वाली राशियां। कोई आप ऐसी राशि बता सकते हैं जिसमें अनुपात हम लेते हैं? और जब भी हम अनुपात लेते हैं, दो राशियों को, समान राशियों को जब आप बटे में लिखते हैं या अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, उसकी कोई भी यूनिट नहीं आती। जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, दोनों चीजें आपने पढ़ी है। चलिए देखते हैं उसको। पहली आपके पास अनुपात वाली, ठीक है जी। जैसे लिखते हैं सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जो अनुपात के रूप में आती हैं। दो सेम चीजों का जब आप रेशियो लेते हैं तब ये हमारे पास निकल के आती है। जैसे यदि हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, डेंसिटी किसी भी बॉडी की या किसी भी मैटर सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, जब उसको वाटर की डेंसिटी के साथ आप कंपेयर करते हैं, उसका रेशियो लेते हैं, तब आपके पास क्या निकल के आती है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। ये यूनिट लेस होती हैं, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती। हम कह सकते हैं कि ये राशियां मात्रकहीन होती है, इन्हें हम नहीं माप सकते, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू इनमें होती है, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली होती है, केवल आंकिक मान इनका होता है, केवल और केवल इनका आंकिक मान यहाँ पर हमारे पास होगा। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू
होती है। इसके अलावा और दो प्रकार की हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। एक हमारे पास होती है स्केलर और थर्ड हमारे पास क्वांटिटी होती है वेक्टर। स्केलर को हम कह सकते हैं अदिश राशि, ये हमारे पास अदिश होती है। वेक्टर हमारे पास होती है सदिश राशि। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अदिश और सदिश में? इसमें जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास केवल एक ही चीज होती है। क्या भाई? ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। और जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनमें आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? डायरेक्शन की भी आपके पास आवश्यकता पड़ती है। ओनली मैग्नीट्यूड, इसको कहेंगे परिमाण, और डायरेक्शन को आप कहेंगे दिशा। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे आप क्या कह सकते हैं? सदिश राशि कह सकते हैं। और जिसमें आपके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे आप स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। यहां से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपका बनता है, आई होप आपको याद हो। एरिया इज अ, एरिया जो होता है, इसे आप कह सकते हैं क्षेत्रफल है। ठीक है जी। सदिश है, सेकंड ऑप्शन आपके पास अदिश है। ठीक है, यही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि एरिया आपके पास वेक्टर है या आपके पास स्केलर है। कमेंट कीजिए, एरिया इज वेक्टर और स्केलर। बेटा आप लैंडस्केप कर लीजिए आपका मोबाइल, और आप थोड़ा सा जो डिस्प्ले आपके में आ रहा है ना टीचमेंट पे, आप उसको जूम कर सकते हैं, उसको आप बड़ा कर सकते हैं, उसको फुल स्क्रीन पे फिट कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास एरिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। एरिया का आप वेक्टर क्वांटिटी में शामिल है, एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है आपकी। ठीक है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है, एरिया का हम वेक्टर लेते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर? तीन प्रकार की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एक रेशियो वाली, स्केलर और वेक्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक प्रकार से और हम क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रकार से और हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, एक प्रकार से और हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक हमारे पास होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल, इसको क्या कहेंगे भाई हिंदी में? मूल राशि। ड्राइव्ड जो आपके पास ये क्वांटिटीज हैं, इन्हें आप कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि। ये दो प्रकार और आपके पास हो सकते हैं राशियों के। ठीक है, दो प्रकार और आपके पास हो सकते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट हमारे पास क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट वह यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट या मूल राशि वे राशि है जिन्हें हमें डिफाइन करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता
ना पड़े, जो कैसी हो, जो इंडिपेंडेंट हो। और यदि ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, यदि डिपेंड कर रही है, तो वह किस में आ जाएगी, व्युत्पन्न राशि में आ जाएगी। जो स्वतंत्र हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो, जिसे समझाने के लिए हमें किसी और राशि की आवश्यकता ना पड़े, वह क्या कहलाएगी, हमारी फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। अब देखो, हम पहले बहुत सारी यूनिट, अलग अलग यूनिट का यूज करते थे, लेकिन 1976 के बाद से, 1976 इसके बाद से जो हमारा देश है, इंडिया में एसआई यूनिट को फॉलो करने लगा। इंडिया में एसआई सिस्टम फॉलो होने लगा। कब से? 1976 के बाद से इंडिया भी एसआई सिस्टम को फॉलो करने लगा। तो जो एसआई सिस्टम है, इसमें जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, इनके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास लंबाई है, ठीक है, हम आगे लिखेंगे। लेंथ है, मास है, ठीक है, टाइम है। ये हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज हो गई। इसके अलावा हम और किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। तो ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हो जाती हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी है जो हम ड्राइव्ड करते हैं, इनके विषय में भी हम लोग फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी क्या है हमारे पास, प्रेशर है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, हमारी डिराइव्ड यूनिट में हमारी ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सिस्टम हमने जो डिवाइड किया कि कितने प्रकार से हम किन्हीं भी जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज को हम कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, इन्हें मेजर करने के लिए, इन्हें मेजर करने के लिए हमने कुछ क्या बनाया, यूनिटों को बनाया हुआ है। कुछ यूनिट का हमने सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के विषय में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें कि जो सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं, इनको मेजर करने के लिए जो यूनिटरी सिस्टम हमने बनाया है, उस यूनिटरी सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, वैसे ही हमारे पास फिजिकल यूनिट्स होती हैं। अब फिजिकल यूनिट्स की यदि हम बात करें, तो फिजिकल यूनिट में हमने चार सिस्टम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सीजीएस पहला सिस्टम, ठीक है जी। इसके बाद एमकेएस सिस्टम, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एफपीएस सिस्टम, और फिर हमने बताया था आपको कि एमकेएस सिस्टम को ही हमने इंक्रीज करके एसआई सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। इसी को हमने क्या करा, और डेवलप किया, और इसी को हमने फॉलो किया। हम कब से फॉलो कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे 1976 के बाद से हम लोग भी एसआई सिस्टम को फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। 1976 के बाद से हम भी एसआई सिस्टम को फॉलो करने लगे हैं। तो देखो, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है, वैसे ही हमारे पास फिजिकल यूनिट, हमें केवल एसआई सिस्टम की यूनिट्स पर ध्यान देना है, और कुछ कुछ हमें सीजीएस सिस्टम की भी यूनिट पे ध्यान देना है। देखो, आप लोग दो सब्जेक्ट पढ़ोगे एक साथ, आप लोग दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है फिजिक्स भी, आपको पढ़नी है केमिस्ट्री भी, ठीक है जी। फिजिक्स में आप हर जगह सिस्टम यूज करते हैं एसआई सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एसआई सिस्टम हमारे लिए ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर हम मास की बात भी करते हैं तो किलोग्राम में बात करते हैं। एसआई सिस्टम फिजिक्स के लिए बिल्कुल सही सिस्टम बैठता है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर चीजें सीजीएस सिस्टम में देखने के लिए मिलेगी। केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर चीजें सीजीएस सिस्टम में देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपको जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, याद आया कुछ? यस। तो देखो, ओम्स लॉ जब आप पढ़ते हो, तो फिजिक्स में आप बात करते हो कि एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है। ये यहां से निकल के आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर हम एरिया की बात करते हैं 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ की बात करते हैं 1 मीटर, ठीक है। तब हम रो को डिफाइन कर पाते हैं, तब हम रो को डिफाइन कर पाते हैं किसमें, फिजिक्स में। यही लॉ जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा, लेकिन वहां पर एरिया आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों में देखो, पढ़ना लॉ दोनों में सेम है, लेकिन सिस्टम जो ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग हो जाता है। सिस्टम
अलग हो जाता है, क्योंकि हम फिजिक्स में बात करते हैं बड़े बड़े मास की, फिजिक्स में तो हम अर्थ के मास की भी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अर्थ की रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है याद रखना, 6400 किलोमीटर। अब लेकिन इसी रेडियस को यदि जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते तो आप इसको सेंटीमीटर में पढ़ते, 6400 और 3 जीरो और इतने मीटर, और फिर और 2 जीरो और बढ़ाओ तब सेंटीमीटर होता। तो हम केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटी यूनिट्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री के लिए छोटी यूनिट लगती है, इसीलिए हम वहां पर सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम फिजिक्स में जितनी भी चीजें करेंगे हम एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे, और केमिस्ट्री में आप ज्यादातर जगह पर किसका यूज करोगे, सीजीएस सिस्टम का। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर हैं जिनको सीजीएस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हीट वगैरह जब आप पढ़ोगे तो हीट के लिए आप भी सीजीएस सिस्टम को हम काफी हद तक वहां पर भी फॉलो करते हैं कि 5 ग्राम पदार्थ है, 10 ग्राम पदार्थ है, या न्यूक्लियर जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर, तो सिस्टम से कंफ्यूज नहीं होना। 4 प्रकार के हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। अब देखो एसआई सिस्टम जो है इसको आप याद रखिएगा, एसआई सिस्टम में जो टोटल हमारे पास यूनिट है, एसआई सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट है उनके विषय में हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी। इसमें हम 2 प्रकार की यूनिट की बात करते हैं, कुछ हमने फंडामेंटल यूनिट डिफाइन की है और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री है। पहले हम फंडामेंटल यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। मूल राशि आप इसे कह सकते हैं, इनके विषय में लेंथ हिंदी में कहेंगे लंबाई, इसको हम मेजर करेंगे किसमें, इसकी जो यूनिट या इकाई होती है, इकाई आप इसकी लिख सकते हैं मीटर, ठीक है जी। मास ये आपके पास हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एसआई में मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसे आप लिखते हैं किग्रा, ठीक है। टाइम समय, इसके लिए तो एक ही यूनिट है आपके पास सेकंड। ये तो 3 हो गई जिनका हम यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। ज्यादातर डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल और टी के रूप में ही आपके पास रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम और भी चीजों की बात करते हैं, जैसे एक आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा, इसकी ऐसा यूनिट कमेंट करो, इसकी ऐसा यूनिट कमेंट करो, इलेक्ट्रिक करंट की और टेम्परेचर की, टेम्परेचर ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है जी, वेरी गुड, ओके। विद्युत धारा इसको मेजर करते हैं बेटा एम्पियर में, ताप का ऐसा यूनिट आपका केल्विन हो जाता है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल आपके पास हो जाता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, सी और डी, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ये 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई, ठीक है जी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार कि एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कितनी है, 7 है। जैसे आप लिखना चाहें कैंडिला, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, ये स्पेलिंग आती है। अब आप जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहें वो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिखी कुछ जाती है, पढ़ी कुछ जाती है, ठीक है। महान वैज्ञानिक है, दिख रहा है,
नाम लिखते हैं, आप ही प्रोनाउंसिएट करके बताइएगा कि ये लिखा क्या है और पढ़ते क्या है। ARISTOTAL, इंग्लिश में ये लिखा रहता है, हिंदी में पढ़ते हैं अरस्तु है। अब क्या बोलोगे? केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इंग्लिश में जो लिखा जाता है वो कभी नहीं पढ़ा जाता, और जो पढ़ा जाता है वो कभी नहीं लिखा जाता। हिंदी बेस्ट भाषा है भाई। चल, इसके बाद दो और यूनिट इसमें ऐड की गई है। टोटल यूनिट कितनी है इसमें? 9। दो और हमने ऐड की हुई है। दो यूनिट जो हमने ऐड की है उनको हम क्या कह सकते हैं? दो यूनिट है हमारे पास, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। हिंदी में क्या कहेंगे प्लेन एंगल को? समतल कोण कह सकते हैं। प्लेन का मतलब समतल होता है, प्लेन कोण। और ये जो आपका सॉलिड एंगल है इसको आप कह सकते हैं ठोस कोण। इनको जो यूनिट आपको दी गई है इसके लिए आप रेडियन का यूज करते हैं, इसके लिए आप स्टेरेडियन का यूज करते हैं। ठीक है जी, रेडियन और स्टेरेडियन का आप इनके लिए यूज करते हैं। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन के लिए आप यूज करते हैं RAD, और स्टेरेडियन के लिए आप यूज करते हैं स्मॉल SR। ठीक है, ये ठोस कोण मैंने आपको बताया था क्लास में कि जहां पर भी आपके पास कोण जैसी आकृति यदि बन रही है वहां पर जो एंगल बनता है इसको आप कह सकते हैं सॉलिड एंगल, इसको आप कह सकते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ये तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है अभी। कैंडेला वाला आप अभी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ ऐसा यूनिट में पढ़ना होता है, इसके अलावा ये चीजें आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीजें होती हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब हम पढ़ते हैं, लाइट का ही एक टॉपिक होता है, इसमें भी बहुत सारे नियम है, न्यूटन का नियम यहाँ भी होता है। इसमें भी सेम जो आप फ्लक्स पढ़ते हैं सेम फ्लक्स भी होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूमन में, तो ल्यूमन भी इसका एक यूनिट है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई, ये याद रहेंगी। ओके, चलिए याद रखिएगा एसआई सिस्टम में 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सभी प्रकार की राशियां आ सकती हैं, जितने भी प्रकार हैं हम कितने भी प्रकार की राशियों का यूज कर सकते हैं। देखो, हमें जब लेंथ को मेजर करना होता है, जब हमें लेंथ को मेजर करना होता है तो हम छोटी लेंथ को भी मेजर करते हैं, बड़ी लेंथ को भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब सभी प्रकार की लेंथ मेजर करते हैं, हर किसी के लिए हम अलग अलग मात्रक नहीं बना सकते, हर किसी के लिए हम अलग अलग यूनिट नहीं बना सकते। तो यूनिट नहीं बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुछ हमने प्रीफिक्स बनाए हुए हैं, कुछ हमने प्रीफिक्स बनाया हुआ है, जिस हिंदी में क्या कहेंगे, कुछ हमने प्रीफिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी, हमारे पास कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे अब हमारे पास सिंपल एक मीटर है, बेटा हर चीज तो हिंदी में लिख रहा हूं, डोंट वरी। प्रीफिक्स, इसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्व लग्न। ठीक है, प्रीफिक्स ये हमारे पास कहलाता है पूर्व लग्न, इनका हम यूज करते हैं। कुछ बेसिक प्रीफिक्स मैं आपको लिखा रहा हूं, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद करना है। ये काफी यूजफुल है, ये काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है जी, 10⁻12। कमेंट करते जाइए यदि आप इनके विषय में जानते हैं तो। 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2,
10 की पावर 1, इनके विषय में बताएंगे। ये बढ़ते हुए हैं। इसके अलावा हम लिखते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12। इन्हें हम कुछ स्पेशल नामों से जानते हैं। इनके लिए हमने कुछ नाम रखा हुआ है। ठीक है, इनके लिए हमने कुछ नाम रखा हुआ है। 10 की पावर 12, इसको आप जानते हैं टेरा के नाम से। ठीक है, इसको आप जानते हैं टेरा के नाम से। हम आगे एक और नाम इसका देखेंगे। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 को आप क्या कह सकते हैं? 10 की पावर 9 को आप गीगा कह सकते हैं। स्पेलिंग होती है GIGA। ठीक है, आप गीगा वाइट, जीबी जिसे कहते हैं ना, गीगा वाइट, 10 की पावर 9, इसको आप गीगा कह सकते हैं। 10 की पावर 6, इसको आप मेगा कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहलाता है? ये मेगा कहलाता है। एमबी की जो आप बात करते हैं, मेगा वाइट जिसकी आप बात करते हैं, 10 की पावर 3, इसे आप सिंपली किलो कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? किलो के नाम से जानते हैं। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा, इसका शायद आपने यूज नहीं किया हो, लेकिन याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं हेक्टो। इसको कहते हैं हेक्टो। ठीक है जी। 10 की पावर 1, इसको आप क्या नाम से जानते हैं? 10 की पावर 1, इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो डेका के नाम से इसे जाना जाता है। DECA इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। ये तो हो गए हमारे पास बड़े। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -1, इसको डेका कहा, इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाता है आपका डेसी। ये क्या कहलाएगा? डेसी आपके पास कहलाएगा। 10 की पावर -2, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे सेंटी, CENTI। 10 की पावर -3, इसको आप कहेंगे मिली, इसको कहेंगे मिली। डबल एल आता है भाई। 10 की पावर -6, इसको क्या कहा जा सकता है? 10 की पावर -6 को आप क्या कह सकते हैं? 10 की पावर -6, ये आपका कहलाएगा माइक्रो। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। माइक्रो या माइक्रोन आप इसे कह सकते हैं। 10 की पावर -9, इसी को आप नैनो कहते हैं। 10 की पावर -12, इसको आप क्या कहेंगे? पिको कहलाता है। 10 की पावर -12 क्या कहलाएगा? पिको कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका पिको। तो इनका हम काफी जगह यूज करते हैं, इनका हम काफी जगह यूज करते हैं, बहुत यूजफुल वैल्यूज हैं ये। जैसे आपके पास लिखा है 1 मिलीमीटर, तो आप जानते हैं ये मिलीमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है। मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट क्या होता है? केवल मीटर। तो आपको बस मिली की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 × 10⁻³ मीटर। ये सिंपली आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? SI यूनिट में। जैसे आपके पास लिखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, आप जानते हैं ये 1 किलो कोई ऐसा यूनिट नहीं है। मीटर अकेली ऐसा यूनिट होती है 3, आप यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं। ये SI सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा काफी आसानी से। ठीक है, ये याद रहेंगी वैल्यूज। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इरेज करते हैं। देखिए, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो हमने स्टैंडर्ड लेंथ बनाई हुई है, स्टैंडर्ड लेंथ बनाई हुई है 1 मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट है। 1 मीटर की जो लेंथ है, 1 मीटर की लेंथ किसके बराबर होती है?
1 मीटर की लेंथ किसके बराबर होती है? ये डिजिट आपसे एक बार पूछा गया था, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि वैक्यूम में जो आपका क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन जो आपके पास 86 है, इसकी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है? 1 मीटर की। इतनी वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य जिसे कहते हैं, या तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 मीटर। सिर्फ एक ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो भी काफी पहले। कितनी वेवलेंथ होती है, टोटल कितनी वेव्स होती हैं? तो इतनी होती है, इतनी तरंगों की जो चौड़ाई होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। क्रिप्टॉन 86 जो आपके पास क्रिप्टॉन का परमाणु है, ठीक है, उसके द्वारा निर्वात में, जो वैक्यूम में ऑरेंज कलर की जो इतनी तरंगें होंगी, इनकी लंबाई, ऑरेंज कलर की इतनी तरंगों की लंबाई 1 मीटर आपकी कहलाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक की चीजें हैं। अब कल से आपका अभी आज शाम को टाइम टेबल डल जाएगा, ठीक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूले के विषय में, डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं उनके विषय में, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी हम बातें करेंगे, अभी आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे क्लासेस, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। होली के पहले आपका एक एक चैप्टर सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। एरर एनालिसिस यहाँ से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और एक सिग्निफिकेंट डिजिट वाला भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तो बेसिक सी चीजें, सिग्निफिकेंट डिजिट आपको आते होंगे, फिर भी हम उसको एक बार और रिकॉल करेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं ये बेसिक है, इससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, वो 5-6 क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है। कल मैं आपको पूरा डायमेंशनल फॉर्मूले में आपको डिस्कस कराऊंगा, कल डायमेंशनल के सारे फॉर्मूले आपको कराएंगे। उसके बाद में फिर आपको होमवर्क के लिए हम एक शीट देंगे, ठीक है। शीट दे दी जाएगी आपको 50 क्वेश्चन की, आप वो 50 क्वेश्चन लगाइएगा। फिर उसके बाद अगली क्लास जैसे ही आपकी होगी, कल आपको होमवर्क मिल जाएगा 50 क्वेश्चन कल इसके लिए। फिर उसके बाद में हम एक क्लास में एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके भी मिल जाएंगे। तो वो रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेगी। बेटा पीवीएफटी का जो एग्जाम है उसमें भी यही सिलेबस है। मैं आपको जिस सिलेबस के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ वो आपका नीट के लेवल में आता है, वो आपका जेई के एग्जाम में आता है। इसकी जो भी आपके पास पुराने क्वेश्चंस हैं, इस लेवल के भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। बुक आप जो भी चाहें वो आप ले लीजिए, बुकों की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक आपको लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की बुकें अवेलेबल है। पेपर सारे अपलोड हो जाएंगे बेटा, निश्चिंत रहो। प्रीवियस ईयर के भी आपको यदि पेपर फॉलो करने हैं तो प्रीवियस ईयर के ज्यादा ही पुराने पेपर पे मत चले जाना। पेपर आपको लेना है नॉर्मली, ये एनसीईआरटी कब से लागू हुआ था सारी जगह पे? 2016 या 17, 2017 है ना, 17 या 18, 17-18 वाले सेशन से पूरा एनसीईआरटी लागू हो गया था। तो 17-18 के सेशन से आप इनके पेपर देख सकते हो, है ना। 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल। हाँ जी, ये क्लासेस टीचमेंट पे आपकी सेव रहेगी। बायो और केमिस्ट्री की डेमो क्लास बेटा आपको कल मिल पाएगी, डेमो वाले बच्चे कल मिलेगी। बाकी आप लोगों की क्लासेस भी कल से कंटिन्यू हो जाएगी। 17-18 के बाद से जो भी पेपर्स हुए हैं वो आप पेपर देख सकते हैं। पुराने पेपर के लिए भी आपको चीजें मिल जाएंगी, पुराने पेपर में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है।
लेकिन कुछ कुछ ऐसा पोर्शन है सिलेबस का जो पहले आता था, उसको अभी नए एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटा दिया गया है। ओके, बैच से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आपको रमाकांत सर से बात करनी होगी। सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स, इनसे रिलेटेड जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। मैं ओनर नहीं हूं, मैं सिर्फ टीचर हूं। ठीक है, अर्चना जी अपडेट करवा देंगे ग्रुप में हम। ओके, हाँ बेटा आ गए हैं, अभी शाम को ही आ रहे हैं। जितेंद्र जी आप मुझे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं आप उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर सभी के पास है। जो भी आपको डाउट आए, बस क्लास के बीच में फ़ोन बस मत करना। ठीक है, क्लास के बाद आप व्हाट्सएप करें, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम आए आप कॉल कर सकते हैं। हाँ जी आ चुके हैं, अभी शाम को ही पहुंचे 5 बजे। ठीक है, क्लासेस के टाइमिंग को लेके इशू, टाइमिंग, टाइम बताइए किस टाइम में रखें क्लास। मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं एक बार जरा कमेंट करना। ओके, मॉर्निंग सेशन में रखें फिजिक्स और मैथ्स की क्लास, सुबह सुबह, या इवनिंग सेशन में। फिजिक्स की क्लास मॉर्निंग में या इवनिंग में? इवनिंग में भी ये हो पाएगी, मे बी वही 15 तारीख के बाद ही चेंज कर पाएंगे टाइम, 4 बजे से शाम के टाइम। क्लासेस आपके पास रिकॉर्ड रहेंगी सारी। ठीक है, मैंने अभी आपको जिस ग्रुप में जोड़ा है उसमें पुरानी भी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं रिकॉर्डेड, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 25-30 क्लासेस पड़ी हुई हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं है क्लासेस, बीच बीच की है रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले जैसे ही आप टीचमेंट पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस भी मिल जाएगी। अभी उसमें लगभग 30 के समथिंग क्लासेस पड़ी हुई है, 25 से 30 घंटे का क्लास पड़ी हुई है। सुबह 8:30 मॉर्निंग, चलो अभी तो चलने दो, अभी मैं शाम को अपडेट कर दूंगा, सुबह 8:30 का टाइमिंग मैं थोड़ा देख के बताऊंगा। ठीक है, एक फिक्स टाइमिंग आज हो जाएगा, आपका टाइम टेबल हो जाएगा। नहीं भाई सुबह सुबह ना उठाओ। चलिए ठीक है, अपडेट करते हैं, अभी सारी टाइमिंग हम लोग अभी अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्लासेस आपके पास रहेगी, यदि आप लाइव ना भी पढ़ पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। डाउट के लिए मेरा नंबर आपके पास है, आप बकायदा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।